हर इंसान को जानना चाहिए कि बागी विधायकों के लिए क्या कानून है और बागी विधायक इससे बचने के लिए क्या करते हैं। नंबर 3, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, कौन डिसाइड करता है कि आप पे ये बागी विधायकों का कानून लगेगा और आपको मेंबरशिप से निष्कासित कर दिया जाएगा। चौथा, गवर्नर रूल कौन है, गवर्नर का इसमें क्या रोल है, गवर्नर क्या करता है। और बाद में समझेंगे जो रिसेंट कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कौन सरकार बचा पाएगा, जैसे कि एकनाथ शिंदे कौन सा फार्मूला यूज़ करके इससे बच पाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे किस तरीके से अपनी सरकार बचाएंगे, उसे भी समझेंगे। तो आइए कानून जान लेते हैं। इस कानून का नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। 1985 में ये कानून बना, 1985 में। इससे पहले ये कानून नहीं था। इससे पहले क्या होता था, बहुत सी सरकारें बागी विधायकों के लेके गिरी। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 52 में संशोधन, 52nd संशोधन किया 1985 में। उसमें 10th शेड्यूल ऐड करा दिया गया। उसमें 10वां अनुसूची, जो संविधान की 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल है, उसमें वो ऐड कराया गया। और उसमें ये लिखा गया कि अगर कोई पार्टी का मेंबर, जैसे कि कोई पार्टी से MLA या MP टिकट से खड़ा होता है और उस पार्टी से जीतता है, उसके 2 साल बाद, 1 साल बाद अगर किसी पार्टी में ज्वाइन करता है, किसी पार्टी में जाता है, तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, उसे निष्कासित कर दिया जाएगा पार्टी का जो रहेगा। एक नॉमिनेटेड मेंबर, जो नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं, अगर वो विदिन 6 मंथ, नॉमिनेटेड डेट से विदिन 6 मंथ्स अगर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर आफ्टर 6 मंथ करते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। इंडिपेंडेंट मेंबर, जो निर्दलीय मेंबर होते हैं, जैसे कि कोई निर्दलीय मेंबर खड़ा हुआ है, MLA बन गया, उसके 1 साल बाद अगर उसने कोई पार्टी ज्वाइन करी तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल में ये कहा गया। और इसमें छूट क्या दी गई, जो 1/3 मेंबर हैं, 1/3 मेंबर, सपोज अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर जाते हैं किसी पार्टी दूसरी को ज्वाइन करने, तो उस पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। कब तक, ये 2003 तक वैलिड था। 1/3 का जो है वो 2003 तक ही वैलिड था। फिर बाद में सेकंड नंबर पे ये, इसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, कौन डिसाइड करता है, कौन नोटिस देता है कि आपको बागी विधायक से आप पे आरोप लगा है और आप इसका हमें रिटर्न में आंसर दीजिए, नहीं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा मेंबरशिप से। तो जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो स्पीकर या चेयरमैन है। स्पीकर या चेयरमैन, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन। विधानसभा में क्या होता है, स्पीकर होता है और विधान परिषद में चेयरमैन होता है। लेकिन ये चेयरमैन और स्पीकर क्या करते हैं, 1992 तक, 1992 तक यही डिसाइडिंग अथॉरिटी थी। लेकिन 1992 में, 1992 में केस होता है किह्यूतो होलन केस। किह्यूतो होलन केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो स्पीकर का डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसका कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो फाइनल जो डिसाइडिंग अथॉरिटी जो बनी वो सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड भी करार दे देता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये वाली जो 1/3 की जो नंबरिंग थी ये 2/3 कर दी गई। यानी कि अब 2003 के बाद किसी पार्टी के 2/3 मेंबर जाते हैं तब उन पे ये वाला कानून नहीं अप्लाई होगा। 1/3 खत्म हो गया, 1/3 अगर जाएंगे तो उन पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। अब गवर्नर का इसमें क्या रोल रहता है, गवर्नर, किसी पार्टी के विधायक चले गए, पार्टी के विधायक चले गए पूरे या 1/3 या जितने भी पार्टी के विधायक जाते हैं, तो गवर्नर फ्लोर टेस्ट करवाता है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि आपके पास बहुमत है सरकार चलाने के लिए क्या नहीं। रिसेंटली में क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, अभी जो महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सी चल रही है, किस बात को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है मैं आपको समझा दूं, उसकी गणित क्या है। एकनाथ शिंदे कौन सा फॉर्मूला लेके बेस बना के ये कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे किस बेस पे ये कर रहे हैं, पूरा मैं आपको ये बताऊं। महाराष्ट्र में जो शिवसेना सरकार है, शिवसेना के पास अभी फिलहाल में 55 MP है, 55 MLA हैं। 56 थे, एक की डेथ हो गई तो 55 बचे, 55 MLA बचे। तो ये गणित समझेंगे हम कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो कौन सी गणित लगा रहे हैं इस एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए। 55 MLA हैं और ये कहता है कि 2/3
2/3 मेंबर अगर जाते हैं पार्टी से निकल के तो उन पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अब इसे 2/3 का आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गए 110 और ये, इससे अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 37 और इसमें पॉइंट में आएगा तो वो नहीं लगाएंगे 37, यानी कि हमें MLA, अगर 37 MLA एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना छोड़ के जाते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर ये आंकड़ा 37 से कम हो गया, 35 रह गया या फिर 30 रह गया या उससे भी कम रह गया, तब क्या होगा, उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। उसके बाद में गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर करेगा कि सरकार का जो चीफ मिनिस्टर है सरकार से बोलेगा कि आप फ्लोर टेस्ट कीजिए और आप अपनी बहुमत को बताइए कि आपके पास कितने MLA हैं, तब आप सरकार चला पाएंगे। सरकार के लिए बहुमत की बहुत ज़रूरत है। महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं, बहुमत के लिए 145 चाहिए। अभी फ़िलहाल में गवर्नमेंट के पास कितनी है, फ़िलहाल में गवर्नमेंट के पास हैं 169, अपोजिशन के पास हैं, NDA जैसे बोलते हैं हम, अपोजिशन के पास हैं 113। तो इसमें से अगर NDA अपोजिशन सरकार बनाती है तो यहाँ पर 113 है तो 145 के लिए यहाँ पर अभी 32 MLA यानी कि 32 MLA की और ज़रूरत पड़ेगी हमें। आप इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से समझा तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि किस तरीके से होता है एक दल बदल कानून, किस तरीके से लगाना चाहिए, कैसे दल बदल लोग कर लेते हैं, पार्टी के होने के बावजूद भी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये कितना सही और कितना गलत है आज के टाइम पे। जैसे कि 1967 में एक विधायक थे हरियाणा के जिनका नाम गयालाल था, उन्होंने 15 दिन में 3 बार पार्टी चेंज की थी। उन दिनों में सरकार आए दिन गिरती रहती थी कि किसी पार्टी के विधायक किसी में चले गए, किसी पार्टी के किसी में चले गए, लेकिन 1985 में ये कानून बना, थोड़ी रोक लगी। लेकिन ये कानून का ड्रॉबैक क्या है कि इस कानून के तहत बल्क में यानी कि ज़्यादा अगर MLA जाते हैं तो उन पर यह कानून लगता ही नहीं है। तो ज़्यादा के लिए भी होना चाहिए, अगर रोकना ही है तो सबको रोकना चाहिए। आप कमेंट में ये बात ज़रूर लिख के बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।